विश्व युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर लोकतंत्र और साम्यवाद के नाम पर गोलबंदी ने सुपरसोनिक रफ्तार पकड़ी, जिसने आगे चलकर शीत युद्ध का रूप ले लिया। युद्ध से तबाह हो चुके मुल्कों को संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों से बड़ी उम्मीद दिखी, जिसमें अमेरिका का दबदबा था। वो साल 1947 का था। अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर थे हैरी एस ट्रूमन। वो कम्युनिस्टों के विस्तार को रोकना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने यूरोप समेत दूसरे देशों को आर्थिक और सैन्य मदद देने की विदेश नीति को अपनाया। इसी राह पर आगे बढ़ते हुए कोरियाई युद्ध में दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका खड़ा हो गया, क्योंकि उत्तर कोरिया के साथ साम्यवादी सोवियत संघ खड़ा था। अमेरिका की अगुवाई में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का गठन हुआ। मकसद था सदस्य देशों को सुरक्षा की गारंटी देना। उधर कम्युनिस्टों ने भी समान विचारधारा वाले और उसे मानने वाले देशों का सैन्य गठबंधन बनाया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बिसात अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से बिछाई जाने लगी। विरोधी विचारधारा वाले शासकों को उखाड़ फेंकने के लिए तिकड़म लगाए जाने लगे। कम्युनिस्ट चाइना के सुप्रीम कमांडर माओ अपने मुल्क की छवि बदलने में लगे हुए थे। उन्होंने जब चीन की कमान संभाली, उस वक्त शंघाई फ्रांस के कब्जे में था। हांगकांग और उसके आसपास का इलाका उस पे अंग्रेज जमे हुए थे। मकाओ पुर्तगाल के कब्जे में था। माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीन ने पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। शुरुआत हुई 1949 में पूर्वी तुर्किस्तान पर कब्जे के साथ, जिसे आज की तारीख में शिनजियांग प्रांत के नाम से जाना जाता है। करीब साल भर बाद ही यानी 1950 में पीपल लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और कब्जा कर लिया। शिनजियांग और तिब्बत को भले ही चीन स्वायत्त क्षेत्र बताता हो, लेकिन हकीकत दुनिया के सामने है। माओ त्से-तुंग की अगुवाई में चीन का नक्शा तेजी से बड़ा होता जा रहा था। चीन के हौसले इतने बुलंद हो गए कि 1962 में भारत पर भी आक्रमण कर दिया। लद्दाख से अरुणाचल तक भयंकर युद्ध हुआ। दरअसल माओ ने अपने मुल्क की बदहाली और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए युद्ध का सहारा लिया। इससे उन्होंने राष्ट्रवाद की सुनामी तैयार की, जिसमें भुखमरी और बदहाली की चर्चा कम और चीन के दम खम की बातें ज्यादा होने लगी। 1948 से लेके जो 1976 तक का जो पीरियड है, उसमें किस ढंग से उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड की बात की। उसके बाद वहाँ पे कल्चरल रिवॉल्यूशन भी लाने की कोशिश की और एक कम्यून सिस्टम जो कि लैंड से रिलेटेड एक रिफॉर्म सिस्टम था, उसको लाने की कोशिश की। लेकिन वह सिस्टम जो माओ त्से-तुंग का सिस्टम था, वह काफ़ी रिप्रेसिव सिस्टम था। 60 के दशक में महाशक्तियों के बीच टकराव खतरनाक रूप लेता जा रहा था। कम्युनिस्ट चीन और रूस का वियतनाम को समर्थन था। बाद में इस युद्ध में सीधे अमेरिका भी उतर गया, जो शीत युद्ध के दौरान लड़े गए सबसे खतरनाक युद्धों में से एक है। बे ऑफ पिग्स पर आक्रमण हुआ और क्यूबा में सोवियत मिसाइलों का टकराव हुआ। कंबोडिया पर भी अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने बमबारी की और वहां की सरकार को उखाड़ फेंका। अमेरिका ने अपने एक पसंदीदा मिलिट्री जनरल की अगुवाई में वहां सरकार बनवाई। लाओस की धरती भी टकराव की गवाह बनी। अमेरिका ने कम्युनिस्ट विचारधारा की करीबी सरकारों को गिराने के लिए विपक्ष को फंडिंग करने से लेकर चरमपंथी गुटों को खड़ा करने में हिचक नहीं दिखाई। अमेरिका ने अफगानिस्तान में रूस को रोकने के लिए तालिबान को आर्थिक मदद दी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका एक ऐसा खिलाड़ी बन गया जो दुनिया भर में सरकार बनवाने और गिराने में अहम किरदार निभाने लगा। ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, ईरान, कांगो, हैती, फिलीपींस जैसे देशों में अमेरिकी कूटनीति का साइड इफेक्ट दिखने लगा। अमेरिका की बाज की तरह नजर अरब वर्ल्ड पर थी, क्योंकि इस क्षेत्र में तेल का अकूत भंडार था। ऐसे में अमेरिका ने सऊदी अरब समेत खाड़ी के कुछ देशों के क्रूड ऑयल के सभी सौदे डॉलर में करने के लिए मनवा लिया। बदले में अमेरिका ने तेल उत्पादन करने वालों को सुरक्षा देने का वादा किया।
दरअसल अमेरिका ने खाड़ी देशों में ऐसा माहौल बना दिया कि जिससे व्हाइट हाउस से निकलने वाले फरमान नहीं मानने का अंजाम युद्ध में बदल सकता था। लेकिन अमेरिका ने अपने वर्चस्व में बढ़ोतरी के लिए सैन्य समझौते किए और दुनिया भर में मिलिट्री बेस बनाए। आज की तारीख में दुनिया भर में अमेरिका के 800 से ज्यादा मिलिट्री बेस हैं। अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर अपना खेमा मजबूत कर रहा था। वो अपने सहयोगी देशों को हथियार बेचता था और अपने मुल्क में बने सामान उनके बाजारों में खपाता था। इस रणनीति से अमेरिका लगातार ताकतवर बनता जा रहा था। चीन भी अमेरिका की तर्ज पर ही अपना विकास कर रहा था। माओ के निधन के बाद डेंग शाओपिंग के हाथों में चीन की कमान आई। उन्होंने समझ लिया कि मौजूदा मॉडल चीन को महाशक्तियों की कतार में खड़ा नहीं कर सकता। ऐसे में उन्होंने कम्युनिस्ट चीन की कंट्रोल इकोनॉमी को ओपन मार्केट इकोनॉमी की ओर ले जाने का फैसला किया और सोवियत संघ का आर्थिक मॉडल का लबादा उतारकर फेंक दिया। साम्यवाद को खुले बाजार से जोड़ने का एक ऐसा प्रयोग किया गया जिसमें हर उद्योग पर सरकारी नियंत्रण की जगह सरकारी संरक्षण ने ले ली। उधर अमेरिका की खाड़ी देशों में दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही थी। दरअसल एक जमाने में एशिया में सऊदी अरब और ईरान अमेरिका के सबसे ज्यादा करीबी माने जाते थे। वहां से निकली तेल की चमक उन मुल्कों के शहरी इलाकों में साफ साफ दिखने लगी थी, लेकिन गांव में गरीबी बढ़ती जा रही थी। ईरान का यही राजनीतिक असंतोष इस्लामिक क्रांति में बदल गया और खोमेनी की अगुवाई में नए ईरान का गठन हुआ, जो अमेरिका की नीतियों का कट्टर विरोधी था। अमेरिका ने खाड़ी देशों में कई तानाशाहों को खड़ा किया जिनके सामने लोकतांत्रिक बंदिशें थी, तो कट्टरपंथ की चुनौतियां भी। इसी दौर में अमेरिका को चुनौती देने के लिए इस्लाम के नाम पर कई कट्टरपंथी गुट हथियार लहराने लगे। अफगानिस्तान में सोवियत रूस को रोकने के लिए अमेरिका ने जिस तालिबान को खड़ा करने में मदद की, उसी से निकले ओसामा बिन लादेन की आतंकी पलटन अल-कायदा ने अमेरिका को सबसे बड़ा जख्म दिया। 9/11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के तौर पर। पिछले 20 साल से अफगानिस्तान में अमेरिका युद्ध लड़ रहा है और अब अपने 2300 सैनिकों और $1 ट्रिलियन गंवाकर अपनी फौज की वापसी की स्क्रिप्ट फाइनल करने में जुटा हुआ है। महाशक्तियों ने मुस्लिम वर्ल्ड को अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। उनके लड़ने भिड़ने में अपना फायदा देखा है। अमेरिका के साथ इराक की तनातनी जॉर्ज बुश के दौर में ही शुरू हो चुकी थी। वो साल 1991 का था। इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया। इस हमले के खिलाफ 34 देशों की मिलीजुली सेना ने इराक पर हमला किया और उसे युद्ध में हरा दिया। हालांकि इराक पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन इराक पर साझा सेनाओं ने कब्जा नहीं किया। इससे सद्दाम हुसैन के हौसले और बुलंद हो गए। 12 साल बाद इराक पर अमेरिका की अगुवाई में आक्रमण हुआ। तब अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर जॉर्ज बुश के बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। इस युद्ध में अमेरिकी सैनिकों ने इराक की ईंट से ईंट बजा दी। कभी इराक के सद्दाम हुसैन, मिस्र के होसनी मुबारक, लीबिया के कर्नल गद्दाफी की पूरी दुनिया में धमक थी। ये तीनों कभी मुस्लिम वर्ल्ड के हीरो हुआ करते थे। इनके ऊपर भी बड़ी ताकतों का हाथ था, लेकिन इनकी ताकत का ही नतीजा था कि इराक, मिस्र और लीबिया में आतंकी गुट खड़े नहीं हो पाए। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का खात्मा किया, उससे दुनिया में एक नए तरह का संकट खड़ा हो गया। अबू बकर अल बगदादी की अगुवाई में ISIS जैसा आतंकी संगठन खड़ा हो गया। ISIS ने अपनी आतंकी ब्रिगेड तैयार की सद्दाम हुसैन की सेना के पूर्व सैनिकों की मदद से। अमेरिका की कूटनीति की कीमत अरब वर्ल्ड समेत दुनिया के कई छोटे बड़े देश चुका रहे हैं, तो हथियार से लेकर अपने मुल्क की फैक्ट्रियों में बने सामान बेचकर अमेरिका अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। 2013 में राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग ने चाइना ड्रीम का नारा दिया।
मुल्क के लोगों को चीन की ऐतिहासिक महानता हासिल करने का सुनहरा सपना दिखाया। इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया 2049, मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 100वीं सालगिरह। चाइना ड्रीम को हकीकत में बदलने के लिए जिनपिंग ने 2015 में वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिससे दुनिया के सभी रास्ते चीन तक जाएं। जिनपिंग अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के जरिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका के ज्यादातर देशों तक चीन की पहुंच आसान बनाना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से रेल, सड़क और समुद्री रास्ते से चीन की फैक्ट्रियों में बने सामान दुनिया के 80 से ज्यादा देशों के बाजार तक आसानी से पहुंच सकेंगे। हकीकत में इसके पीछे के जो उद्देश्य हैं वो इतने बिनाइन नहीं है जितने वो सामने से दिखते हैं। चाइना दरअसल इस विकास के नाम पर छोटे बड़े देशों को अपना आर्थिक रूप से गुलाम बनाना चाहता है। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के तहत चीन ने श्रीलंका, म्यांमार, फिलीपींस, पाकिस्तान, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों को बड़ा कर्ज दे रखा है। एक अमेरिकी कंसल्टेंट फर्म के मुताबिक चीन ने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले देशों को 461 अरब डॉलर का कर्ज दिया है, जिसमें से ज्यादातर अफ्रीकी देश शामिल हैं, जो कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में चीन ने कर्ज जाल में फंसाकर एशिया और अफ्रीका के कई देशों की संप्रभुता को बंधक बना लिया है। वह दूसरे छोटे छोटे देशों पे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उनको एड दे के, वहाँ पे इंडस्ट्रियल सपोर्ट दे के वहाँ पे वो इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगते हैं, और उसके बाद वहाँ पे जो उसकी पॉलिटी है वह भी कंट्रोल चीन करने की कोशिश करता है। ये हमने साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के कई देशों में देखा। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के विकास के लिए 8 अरब डॉलर का कर्ज दिया। नहीं चुकाने पर पूरा बंदरगाह 99 सालों के लिए अपने कब्जे में ले लिया। चीन का एक ही सपना है, कारोबार की दुनिया का सिकंदर बनना। वो तेजी से अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए दौड़ लगा रहा है। आज की तारीख में चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। पिछले 11 वर्षों से दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता देश है। ऐसे में चीन दुनिया के बाजारों पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहता है। अपना कारोबार बढ़ाने के लिए नए नए रास्ते बना रहा है, कहीं विकास के नाम पर, कहीं कर्ज देकर, कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा के नाम पर। चीन की फितरत धोखे की रही है। वो एक ओर बातचीत करता है तो दूसरी ओर पड़ोसियों की जमीन हड़पने की तिगड़म में लगा रहता है।